दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक टेस्ट केस के साथ आपके साथ संवाद करना चाहते हैं। यह टेस्ट केस कुछ ऐसा है कि जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों सिस्टम इस देश का ऐसा बना दिया गया है जिसमें इस देश में कोई भी सरकार आए, कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी अपने तौर पर अपने काम को शानदार बताते हुए इस बात का जिक्र करे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और कागजों पर और अब तो कंप्यूटर पर भी दिखाने की स्थिति में हर सरकार आ जाती है कि देखिए ये आंकड़े हैं, ये डाटा है और पूरे देश की स्थिति वाकई शानदार हो चली है। लेकिन शानदार स्थिति के भीतर का सच ये होता है कि जो कहा जा रहा होता है और जो ग्राउंड जीरो होता है, दोनों के बीच में बड़ा अंतर होता है। शायद इसीलिए यह एक सवाल है इस देश के भीतर में एक देश के तौर पर पूरे देश को देखा जाए या अलग अलग राज्यों ने खुद को अपने अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा जहां पर मिलती है वहां पर आंध्र प्रदेश का जिला आता है चित्तूर जिला और दूसरी तरफ तमिलनाडु का जिला है वेल्लोर जिला। इन दोनों जगहों पर दो एंट्री पॉइंट है जो नेशनल हाईवे गुजरता है। तमिलनाडु ने कल की रात 7 फीट ऊंची दीवार वहां पर खड़ी कर दी जिससे आंध्र प्रदेश से कोई शख्स तमिलनाडु में इंटर ना कर सके। हालांकि तमिलनाडु की सीमा कर्नाटक से भी मिलती है, केरल से भी मिलती है, लेकिन उसने सिर्फ आंध्र प्रदेश से आने वाले रास्ते पर 7 फीट की दीवार खड़ी कर दी और यह कहकर और यह सोचकर की कि दरअसल हम सुरक्षित रहें और शायद उसी तरफ से बीमारी आ जाएगी, वायरस आ जाएगा, तो हम तो बचना चाहते हैं। इस देश के भीतर की अजीबोगरीब त्रासदियों में शायद यह फेडरल स्ट्रक्चर कितना छिन्न भिन्न हुआ है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह भी एक तस्वीर है कि प्रधानमंत्री की बैठक में केरल के मुख्यमंत्री नहीं आते हैं। यह भी एक तस्वीर है कि कोटा से अपने अपने छात्रों को बुलाने की मशक्कत अब हर राज्य उस दौर में कर रहा है जिस दौर में लॉकडाउन है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को लगता है लॉकडाउन में हम बच्चों को कैसे बुला लें, यह तो नियम कायदों को तोड़ना हो जाएगा, तो वो नहीं बुलाते हैं। जो बच्चे जा रहे हैं वो उत्साह में हैं, जो बच्चे रुके हुए हैं वो गांधी जी के 3 बंदरों के मार्फत अपनी मौजूदगी का एहसास बिहार के मुख्यमंत्री को यह कहते हुए कह रहे हैं कि आप तो ना कुछ सुनते हैं, ना देखते हैं, ना आप कुछ कहते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है। दरअसल आज हम जिस टेस्ट केस की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की ही होती है और लॉकडाउन के दौर में मीडिया की भूमिका होनी क्या चाहिए, और खास तौर से तब जब सरकार या फिर सत्ताधारी या फिर इस देश के भीतर के सिस्टम को चलाने वाले लोग बार बार यह कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आप कहीं पर भी प्रवासी मजदूरों से मिल लीजिए, माइग्रेंट मजदूरों से मिल लीजिए, दिहाड़ी मजदूरों से मिल लीजिए, जो ठेला चाय पान बेचा करते थे उनसे मिल लीजिए। दिल्ली जैसी जगह में पहली बार उनसे बातचीत करते हुए इस बात को खुले तौर पर एहसास कराते हैं कि जिंदगी में हमने कभी सोचा नहीं था भिखमंगे हो जाएंगे और जहां पर खाना मिलता है उस दिशा में हम चल पड़ते हैं, लेकिन वहां भी बड़ी जिल्लत सहनी पड़ती है। ऐसा सोचा नहीं था। कल तक हमारी रेहड़ी थी, हमारी दुकान थी, छोटी मोटी दुकानें थी, आज हमें भूख के लिए जगह जगह जाना पड़ता है। जमीन की स्थिति दूसरी होती है और जिन संवादों को इस देश में कहा जाता है, जिनके हाथ में इस देश की कमान होती है, वह जिन बातों का जिक्र करते हैं, दोनों भिन्न क्यों है? इसलिए भिन्न है क्योंकि इस दौर में हमने जांचना परखना बंद कर दिया है। इसीलिए हम उस सिस्टम को समझ के सिस्टम को बदलने की दिशा में कोई दबाव किसी भी सरकार पर बना नहीं पाते हैं और यह मान लेते हैं कि दरअसल सिस्टम तो यही रहेगा और इसके मार्फत जो भी सत्ता में आएगा वो कोई भी शख्स हो, वह दरअसल इस सिस्टम के गहरे कुएं में ही समा जाएगा और हो यही रहा है। इसीलिए आज हमने आपके सामने एक टेस्ट केस रखना चाहते हैं। इस टेस्ट केस के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिएगा इस देश का सच क्या है और इस देश के सिस्टम को ही बदलने की जरूरत क्यों है। सवाल यहां पे नेता मंत्री संतरी इन चीजों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और बेसिक सिस्टम पे आइए कि वह सिस्टम के मार्फत ही काम कोई भी सत्ता और सरकार करती है, उसे दोष मत दीजिए। यह सिस्टम ही ऐसा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया। इस बात की जानकारी दी गई कि इस देश के 33 करोड़ लोगों को 31,325 करोड़ रुपए के जरिए वहां पर उनको राहत दे दी गई है और उसमें एक सिलसिलेवार तरीके से था। जनधन योजना के तहत लगभग 10,225 करोड़ रुपए
20 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाते में डाल दिए गए, जो महिलाओं के खाते में था। हर के खाते में आए लगभग 489 रुपीस। किसानों के 8 करोड़ खातों का जिक्र करते हुए कहा गया कि वहां किसान सम्मान निधि की जो रकम थी वो हर के खाते में डाल दी गई, और वो पूरी रकम है 16,146 करोड़ रुपए, और इसका मतलब है हर खाते में 2018 करोड़ गए। बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग के लगभग 1,405 करोड़ इस देश के 2 करोड़ 82 लाख बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग के खाते में चले गए, यानी हर के हिस्से में 498 रुपीस। ईपीएफ एम्प्लॉय जो थे इस देश के भीतर में तकरीबन 10,60,000, उनको 162 करोड़ का उनको रियायत राहत दी गई। इसमें लगभग 68,775 इस्टेब्लिशमेंट को रियायत राहत दी गई। इसके ठीक पैरेलल में बीजेपी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया, और उनकी भी पॉलिटिकल साइट पे इस बात की जानकारी दी गई। एक तरफ डाटा था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर थी कि लगभग 19,63,000 मीट्रिक फूड ग्रेन यानी गेहूं और चावल इस देश के 31 राज्यों के 39 करोड़ 37 लाख लोगों को पहुंचा दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ 66,000 लोगों को फ्री सिलेंडर दे दिया गया है। ईपीएफओ के मार्फत लगभग 6,06,000 लोगों को 1,954 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। यह एक डाटा है, सरकारी आंकड़ा है, और उसके बाद तमाम जगहों पर यह जानकारी आ गई कि सरकार ने ऐसा ऐसा किया है, इस रूप में यह कर दिया गया है। अब सरकार कह रही है कर दिया है तो कर दिया है, मान लेना होगा। लेकिन दरअसल यहीं से टेस्ट केस भी शुरू होता है, और यहीं से इस सिस्टम को समझने की जरूरत भी है, और यहीं से मीडिया के काम को भी समझने की जरूरत है। मीडिया का काम क्या है, हॉटस्पॉट है, क्या स्थिति है, ये सारी चीजें वो दिखाए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकार जब कहती है कि हमने इतनी बड़ी तादाद में इस देश के लगभग 33 करोड़ 59,60,000 लोगों को राहत दे दी है, तो ये बात तो कहीं जहन में आनी चाहिए, क्या वाकई इतनी राहत दे दी गई है हमारे यहाँ? क्या वाकई इस रूप में डिजिटली चीजें काम करती है? क्या वाकई इतने खातों में पैसा पहुंच गया है? क्या वाकई इस तरीके से राहत की स्थिति हो चली है? कुछ तो चेक करना होगा। इस चेक के प्रोसेस में हमने टेस्ट केस के तहत जब परखना शुरू किया कि क्या वाकई, इसके लिए हमने चुना जो 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि के मार्फत लगभग 8 करोड़ किसानों का जिक्र करते हुए 16,146 करोड़ रुपए देने का जिक्र किया। तो इसकी एक आसान सी चीज होती है, आप इनकी साइट्स पर चले जाइए, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। आपको जान के हैरत होगी कि इससे पहले क्या था, 6 महीने पहले तक या 4 महीने पहले तक या 3 महीने पहले तक हर राज्य का डाटा रहता था, इतने किसान हैं, इतने परिस्थिति है, इतना ये है, और इसके जरिए जान लीजिए कि इतना पैसा दिया गया। तो उसमें आपको पता चलता था कि सरकार ने कितने किसानों को कितना पैसा दिया है, उस राज्यवार आंकड़ा रहता था। ये सारे डाटा साइट से गायब हो गए, जो कि सरकार के डाटा थे। उसमें सिर्फ बड़े बड़े अक्षरों में अब लिख दिया गया है इतना पैसा हमने दे दिया गया है। आपको अगर जांचना है तो आप अपना नाम लिखिए और अपना कार्ड नंबर लिखिए, कार्ड नंबर नहीं है तो आधार नंबर लिखिए, आधार नंबर नहीं है तो फोन नंबर लीजिए जो आपने दिया हुआ है, उसका जिक्र करके लिखिए। दूसरी स्थिति है, अगर आपको गांव गांव को चीजों को समझना है तो आप स्टेट का जिक्र लिखिए, उसमें डिस्ट्रिक्ट का जिक्र लिखिए, उसमें ब्लॉक का जिक्र लिखिए, उसमें गांव का नाम लिखिए, और तब पता लगाइए कि क्या क्या स्थिति है। लॉकडाउन की स्थिति है, हमें लगा इसको जरा परखा जाए, और जितने भी अलग अलग जगहों पर जो रिपोर्टर, स्ट्रिंगर, अखबारों में काम करने वाले, उनसे भी संवाद बनाया जाए, पूछा जाए कि उनके इलाकों के बारे में अगर साइट पर यह जानकारी है कि इतना पैसा दिया जा चुका है तो स्थिति है क्या। बड़ी हैरत की स्थिति है। हमने इस चीजों को परखना शुरू किया। बिहार में पटना का ब्लॉक बेलछी बड़ा प्रसिद्ध है, अपनी वजहों से जाना जाता है। बेलछी कांड एक हुआ था, उसका गांव भी बेलछी, और गांव का नंबर है जो सरकार की साइट पर है वो है 246381। ये गांव का नंबर हुआ। उसमें लगभग 121 लोगों को यह सम्मान निधि मिलनी चाहिए थी। हमने उस साइट्स पर जाके उन नामों का जिक्र किया, और फिर वहां रहने वाले अपने एक साथी से कहा जरा पता तो लगाइए, मिला है हम आपको कुछ नाम देते हैं। हमने जब नाम दिया तो उसमें से किसी को कुछ नहीं मिला था। ये नाम आपको भी जानने चाहिए। बिहार के
बेलछी ब्लॉक के गांव बेलछी के वीरेंद्र प्रसाद, योगेंद्र पासवान, उर्मिला देवी, सुरेश प्रसाद, सुरेंद्र महतो, विनोद कुमार, प्यारी देवी, सरिता देवी, राम प्रताप प्रसाद, मारो देवी, छोटेलाल प्रसाद, रामदेव मेहता, किसी को नहीं पैसा मिला है। सवाल सिर्फ एक राज्य का नहीं है, एक गांव का नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के, बस्तर डिस्ट्रिक्ट के गांव भी बस्तर को हमने चुना, जिसका नंबर है 931273। यहां पर 485 लोग को 2000 रुपए मिलने चाहिए, मिल गए होंगे सरकार के लिहाज से, अगर हम समझते हैं तो। उसमें हमने कुछ नामों को देखा और वहां पर जानकारी हासिल की, जो सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे हैं। हमने नाम दिया राकेश प्रसाद तिवारी, पता चला नहीं मिला। सुकरू नहीं मिला। बलराम यादव, भागीरथी प्रसाद, हरि, कविता साहू, नहीं मिला है पैसा। किसको मिला है ये नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जो नाम दे रहे थे रैंडमली, उसमें किसी को पैसा नहीं मिला था। मध्य प्रदेश का जिला है बैतूल, बैतूल में ब्लॉक आता है आमला, आमला का गांव है बोरगांव, इसका नंबर है 485532। इस गांव के भीतर 377 लोगों का नाम है सरकार की लिस्ट में कि इन्हें मिल जाना चाहिए। उसमें जब हमने पूछा जिन्हें नहीं मिला, उसमें भी 10 नाम सुन लीजिए, बहुतों को नहीं मिला, लेकिन जो जानकारी वहां से निकल कर आई, अजय धोटे, अनिरुद्ध मालवीय, लिखितकार बाबूलाल लिखितकार, अशोक सोनारे, बलिराम, अनुसुईया, विजया घोटे, विहार सोनारे, उत्तम राव लोखंडे, नहीं मिला है। नागपुर में तो संघ का हेडक्वार्टर भी है और नागपुर तो एक पहचान के साथ जीता है और एक स्वदेशी की सोच वहां पर रहती है और आरएसएस भी इस बात का जिक्र करता है। तो महाराष्ट्र के नागपुर ग्रामीण के इलाके में हिंगना ब्लॉक का गांव है चिंचोली, उसका नंबर है 535854। यहां पर रहने वाले 40 लोगों का नाम किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए उनको मिल जाना चाहिए। लेकिन जब पता चला, वासुदेव मारुतराव बजैत नहीं मिला, सीताराम राउत, लक्ष्मण सिंगारे, जितेंद्र मिसल, भैयाजी उखंडे, नहीं मिला है पैसा। यह स्थिति आते आते उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर ब्लॉक के गांव है जलालपुर, उसका नंबर है 119590। अनिल कुमार, बलराम सिंह, योगेंद्र पाल सिंह, ओमपाल सिंह, सुधीर, सुदेश, ओमवती, किसी को नहीं मिला। लगभग 475 गांव है। इसी तरीके से हम झारखंड पहुंचे तो वहां से एक नई बात सामने आई। झारखंड का इलाका, अगर आप वहां पर चले जाइएगा तो वहां पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट है। पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर जो गांव है, उस गांव के बारे में जब हमने पता लगाना शुरू किया तो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट के जरिए ही इस बात की जानकारी मिली कि दरअसल जो नामों को भेजा जाता है वो नाम तो हमने शनिवार को, यानी एक दिन पहले की बात है, आज सोमवार का दिन है, शनिवार को हमने नाम ही भेजा है और वो नाम क्लियर होते होते लगभग 10 दिन का समय लगेगा। और ये हर साल होता है। पिछले साल हमने इस इलाके के तकरीबन जितने गांव हैं उसमें 76,000 लोगों का नाम भेजे थे, उसमें से 65,598 लोगों का क्लियर हुआ था। उनके पास पैसा कुछ के पास आया था, कुछ के पास नहीं आया था। लेकिन इस बार जो हमने 65,000 नाम क्लियर किए हैं वो क्लियर ही शनिवार को किए हैं। तो अभी आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो शनिवार को नाम और 10 दिन कम से कम लगेगा। तब यह सवाल उठा कि सरकार ने कह दिया कि दरअसल उन्होंने किसानों के 8 करोड़ किसानों को 16,146 करोड़ रुपए बांट दिए हैं। तो कैसे बांट दिए हैं, ये एक सवाल है। ये जांच मीडिया को करनी चाहिए, बताना चाहिए। हमारा सिस्टम क्या वीडियो के लेवल से, कलेक्टर के लेवल से या पंचायत के लेवल से होते हुए सेंटर और मंत्री तक पहुंचता है? वो एक लिस्ट बनाते हैं, यहां बैठे बाबुओं की लिस्ट उसको तैयार करती है। और हर साइट्स पे जब आप चले जाइएगा तो बिल्कुल साइट पे टाइम आपको अभी का मिलेगा। आप अभी देखिएगा तो जो वक्त हो रहा है वही डेट वही वक्त रहेगा कि अभी साइट को ठीक की गई है। कल भी देखिएगा तो कल भी उस वक्त तारीख बदल जाएगी साइट, लेकिन डाटा आपको जो मिलेगा वो डाटा चौंकाने वाला होता है। वो इस बात की दिशा में रहता है कि काम कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन सच इतना भर नहीं है। अब इस प्रक्रिया में जब हम निकल कर आए, दूसरा बड़ा सवाल था कि ईपीएफ का पैसा, सबको पता है कि इस दौर में कितनी मुश्किल स्थिति लोगों के पास हो गई है। सरकार ने अपने तौर पर क्रिएट किया है कि आप पैसे निकाल लीजिए, 75% तक आप पैसा निकाल सकते हैं। अब आप सोचिए कि लगभग 6.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, 10 लाख लोग और अप्लाई करेंगे हफ्ते भर के भीतर। जो ईपीएफ संभालने वाले डायरेक्टर्स हैं वहां के, वो जानकारी अलग अलग जगहों से दे रहे हैं और उसमें इनके बाद से जानकारी आई कि लगभग
2700 करोड़ रुपए विड्रॉ इस दौर में किए गए हैं, उसमें रिटायरमेंट फंड भी है। यानी कोई हमारे सिस्टम में कोई प्लानिंग की जगह नहीं है कि जिंदगी कैसे चलेगी। इस दौर में आप रिटायरमेंट के फंड तक को निकाल रहे हैं। कुछ कंपनियों को सरकार की तरफ से रियायत दी गई, उसमें भी कुछ कंपनियों के नाम आए, लेकिन कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए, रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए बड़ी तादाद में लोगों ने पीएफ निकालना शुरू कर दिया है और पैसा किसी के पास है नहीं। कुछ कंपनियों ने जानकारी दी, नोएली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है कोडोर में, उसके हिसाब से लगभग 84 करोड़ 40 हजार रुपए पीएफ के निकाले गए हैं। कंपनी मैनेज करती है अपने कर्मचारियों का। इसी तरीके से एनटीपीसी ने 28 हजार करोड़ रुपए वहां के लोगों ने पीएफ निकाले हैं। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है विजाक में, उसने लगभग 40 करोड़ 90 हजार रुपए निकाले हैं। यह तो एक हिस्सा हो गया जिसमें आप चीजों का ऐलान करते हैं। दूसरा सवाल है कि जब इस बात का जिक्र हो रहा है, सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि हमने 19,63,000 मीट्रिक फूड ग्रेन जो है वो लगभग 39 करोड़ लोगों को दे दिया है। उज्ज्वला योजना का भी ऐसे था। उज्ज्वला योजना के मातहत तकरीबन 8 करोड़ लोग आते हैं। तो सरकार ने कैसे किनको सेलेक्ट किया है 2 करोड़ 66 हजार लोगों को, यह जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब हमने गाँव में रहने वाले स्ट्रिंगर से पूछना शुरू किया तो बहुत जगहों पर मिला, 1-2 को शायद मिला है या नहीं मिला है, कुछ को तो ज़्यादाओं को नहीं मिला है। तो ये सरकार ने किस रूप में यह आंकड़ा रखा है 8 करोड़ का, ये सरकार जाने, और कौन से वो 2 करोड़ 66 हजार लोग हैं यह भी सरकार जाने। अब यहां से एक दूसरा शुरू होता है कि इस देश के भीतर जो अनाज बांटने का सच है उसका सच क्या है। यह भी एक टेस्ट केस अपने आप में है, क्योंकि इस देश के भीतर का सच यह है कि जिनके पास राशन कार्ड है उन राशन कार्ड को लिए हुए बड़ी तादाद में इस देश में लोग माइग्रेंट लेबर्स हो जाते हैं। यह सरकार को पता, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। इसीलिए सरकार ने अपने तौर पर सोचा कि 1 राशन कार्ड 1 नेशन क्यों ना हो जाए, वो कहीं भी काम करे वहां से वो उसको राशन तो कम से कम मिल जाए। हमने इसको भी परखना शुरू किया कि क्या वाकई स्थिति है। आपको जानकर हैरत होगा कि इस देश के भीतर में 23 करोड़ राशन कार्ड है। 23 करोड़ राशन कार्ड के लिए लगभग 5,35,000 राशन की दुकानें हैं। 2011 का डाटा बताता है कि इस देश में 14 करोड़ प्रवासी माइग्रेंट मजदूर थे जो दूसरे अपने शहर, अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य को छोड़ के दूसरी जगह चला जाते हैं। 14 करोड़ लोग थे। और 2020 की स्थिति यह है कि लगभग 22 करोड़ लोग हैं। 23 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड है, 22 करोड़ लोग प्रवासी मजदूर हैं, और देश में राशन की दुकानें 5,35,000 है। यहीं से जब हमने पता किया कि सरकार ने आखिर व्यवस्था की क्या है कि अगर कोई दूसरे राज्य में काम किया तो उसमें सिर्फ 10 राज्य निकल कर आए, कि जैसे आंध्र प्रदेश का व्यक्ति अगर तेलंगाना चला जाता है या तेलंगाना का व्यक्ति आंध्र प्रदेश चला जाता है तो अब तो उसको वहां पर राशन मिल जाएगा, किसी दूसरे राज्य में नहीं मिलेगा। इसी तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र में एक कॉम्बिनेशन किया गया है कि यहां राशन कार्ड वहां दिखाने पर मिल जाएगा, वहां वाले व्यक्ति को यहां मिल जाएगा। हरियाणा और राजस्थान का किया गया है, कर्नाटक और केरल का किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, इन जगहों का नहीं किया गया है। पंजाब का भी नहीं किया गया। यानी जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन होता है और जो ट्रांसफर कहीं भी कोई जाके कर रहा है वहां से वो अगर राशन ले सकता है, नहीं ले सकते हैं बाकी लोग, यह स्थिति है। और उसका दूसरा सच यह है, जो कहीं ज्यादा स्थिति आपको जानकर हैरत होगी, इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान कभी दिया ही नहीं गया। हम जिस सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं, क्यों कोई भी उसी सिस्टम में समा जाता है। आज की स्थिति में सबसे जरूरत क्या है? अनाज, चावल और गेहूं। वो किसके गोडाउन में है? एफसीआई के गोडाउन में। हम आप दोनों जानते हैं एफसीआई के गोडाउन में कितनी कैपेसिटी है, और जो कैपेसिटी उसके पास नहीं है वो बाकी अनाज कहां रखती है? वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज रख देती है? उसके लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता है। आपको जानकर हैरत होगी, सरकार अनाज खरीदने के लिए जितना किसानों को नहीं देती है, उससे ज्यादा बड़ी रकम उस अनाज को गोडाउन्स में रखने के फीस के तौर पर उसे देना पड़ता है, अलग अलग वेयरहाउस में। यह भी इसी सिस्टम का हिस्सा हो गया। अब इसका बड़ा शानदार हिस्सा जहन में निकल कर आया कि जरा हमने सोचा कि जरा पता लगाया जाए कि दरअसल स्थिति इस देश के भीतर की है क्या। आपको जानकर हैरत होगी, इस देश में टोटल एफसीआई के मार्फत जो गोडाउन्स हैं जिसमें वो अनाज रखती है, वह 383.58 यानी 383 लाख टन अनाज वो रख सकती है।
3.58 लाख टन अनाज रखने की कैपेसिटी उसकी है। अच्छी बात है। लेकिन इसमें एफसीआई के गोडाउन खुद के कितने हैं? उसकी अपनी कैपेसिटी सिर्फ 127 लाख टन की है जी, सिर्फ 127। बाकी तकरीबन 256 लाख टन वह वैसी जगहों पर रखती है जहां उसको रखने का पैसा देना पड़ता है। यानी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आता है लगभग 6.5 लाख टन। जो सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन है उसके पास कैपेसिटी है लगभग 31,15,000 टन रखने की। जो स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन है उसके पास है लगभग 90,70,000 टन रखने की। जो पीईजी जो होता है यानी प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स गारंटी जो होती है उसके पास सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गोडाउंस, 115 लाख टन रखने की कैपेसिटी उसकी है। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल होता है कि आखिर सरकार पैसा कितना देती है। आपको जानकर हैरत होगी कि सरकार को जो पैसा देना पड़ता है वह 50 किलो की एक बोरी एक महीने तक अगर रखते हैं तो उसके लिए 5 रुपए 21 पैसे देने पड़ते हैं एक बोरी के लिए। और अब आप सोचिए कि जितनी बड़ी तादाद में अलग अलग राज्यों के गोडाउन्स में जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जो वेयरहाउस में सरकार पैसा देना कितना पड़ता है। सरकार को कुल मिला के इस गोडाउन्स में अगर सारा भर दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जिनको पैसा देना है उसको, उसमें 255,81,000 टन के अनाज का पेमेंट जो उसको करना पड़ेगा सिर्फ एक महीने का रखने के लिए, वह है 266,55,000 रुपए, 266.55 करोड़। इतना पैसा उसको देना पड़ता है एक महीने का अनाज रखने के लिए। इसके भीतर जब घुसिएगा आप, इसके भीतर घुसने का मतलब यह है कि अलग अलग राज्यों को देखना शुरू कीजिए। जैसे बिहार है, बिहार में एफसीआई के गोडाउन्स की कुल अपनी जो कैपेसिटी है वह लगभग 3,66,000 टन की रखने की है। लेकिन प्राइवेट जो उसको पेमेंट करना पड़ता है वह 6,06,000 टन का पेमेंट करना पड़ता है, और यह पेमेंट लगभग 6,41,00,000 का होता है जी। 6,41,00,000 उसको पेमेंट एक महीना का सिर्फ करना पड़ता है। और अनाज एवरेज जो पड़ा रहता है वो लगभग 6 महीने एवरेज में आता है, लगभग 4 से 6 महीने के बीच, 4 से 7 महीने के बीच में अनाज गोडाउन्स में पड़े रहते हैं। फिर वो जब 6 महीने के बाद साइकिल आती है फिर वो अनाज निकल कर आता है, फिर उस जगह पर जाता है। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में सबसे कम वेस्ट बंगाल को देना पड़ता है। यहां पर मैक्सिमम एफसीआई के गोडाउन है, लगभग 8.5 लाख टन रखने की कैपेसिटी है। लेकिन वेस्ट बंगाल में सिर्फ प्राइवेट के 1 लाख टन उसको किराए पर देना पड़ता है, लेकिन वह भी 1,10,00,000 रुपए उसे किराए पर देने होते हैं एक महीने के। उत्तर प्रदेश की स्थिति और नाजुक है। उत्तर प्रदेश में अपनी कैपेसिटी एफसीआई गोडाउन की सिर्फ 15,15,000 टन रखने की है, और उसको पैसा जो पेमेंट करना पड़ता है वह 39,40,000 टन अनाज जो रखा जाता है गोडाउन्स में, उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ता है 35,68,00,000 का एक महीने का। पंजाब की स्थिति और नाजुक है। पंजाब में चूंकि प्राइवेट के हाथ में यानी पैसा जो देना पड़ता है एफसीआई के गोडाउन्स में किराए के तौर पर, वह हिस्से में आता है लगभग 88,95,000 टन अनाज वहां पर रखने की कैपेसिटी प्राइवेट हाथ में होती है, तो उनको देना पड़ता है 92,68,00,000। यह स्थिति कमोवेश हर जगह है। यहां पर हमें लगता है पंजाब के साथ हरियाणा का जिक्र भी जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में खूब अनाज होता है और वहां की कैपेसिटी सिर्फ एफसीआई गोडाउन की लगभग 7.5 लाख टन रखने की है, और प्राइवेट को जो पेमेंट करना पड़ता है वो लगभग 41,92,000 टन को उन गोडाउन्स में रखा जाता है, जहां पर 50 किलो की बोरी एक महीने रखने पर 5 रुपए 21 पैसे देने पड़ते हैं। तो इसका पेमेंट होता है 43,68,00,000 रुपए का। ये सारी जोड़ते चले जाइएगा तो इस देश के भीतर में पेमेंट बढ़ रहा है, वो बढ़ते बढ़ते आ रहा है 266 करोड़ सीधे सीधे आ रहा है, ये टोटल जो अलग अलग जगह से हायर किया जाता है। अब सवाल इसके आगे का है, क्या इस देश के भीतर में ऐसा ही रहा है या इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त में ऐसा हो गया है? ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आपको एक दूसरा डाटा बताने जा रहे हैं कि इस दौर में सिस्टम काम नहीं करता है, कुछ गवर्नेंस काम नहीं करती है, कुछ सरकारें काम नहीं करती है। 1 अप्रैल 2014
यानी आप 6 साल पहले लौट जाइए। उस समय भारत में एफसीआई के गोडाउन में रखने की कैपेसिटी थी 368 लाख टन की, और अदर एजेंसीज के पास जो रखा जाता था वो था लगभग 379.18 लाख टन, और ये जो अदर रखा जाता था उसके जरिए सरकार को देना पड़ता था 326 करोड़ 9 लाख रुपए। यह 2014 का जिक्र हम कर रहे हैं। 2018 का जो गवर्नमेंट का डाटा आया उसमें जानकारी मिली, ये जो हमने 5 रुपए 21 पैसे के हिसाब से आपको बताया है, 2014 में 50 किलो की बोरी रखने की स्थिति थी, वह 4 रुपए 21 पैसे हुआ करती थी, 4.5 रुपए हुआ करती थी। तो ये एक अंतर आया, उस समय से बढ़कर अब 5 रुपए 21 पैसे हो गए। लेकिन एफसीआई के कुल गोडाउंस जिसका जानकारी हम दे रहे थे शुरुआती दौर में, इसके अलावे भी गोडाउंस लिए जाते हैं जहां पर सरकार अलग अलग तरीके से अनाजों को रखती है। इसीलिए फुल कैपेसिटी जो होती है गवर्नमेंट की, एक 2014 में थी 748 लाख टन रखने की, और 2018 में है 843 लाख टन रखने की। जाहिर है बढ़ गया, आपके और हमारे दोनों के जहन में आएगा। लेकिन इसके पीछे का सच यह है कि एफसीआई के गोडाउंस कम हो गए। 2014 में 368 लाख टन रखने के थे, जो 2018 में घट के 362 लाख टन हो गए, और जो प्राइवेट सेक्टर दूसरी एजेंसीज को दिया जाने लगा वो 379 लाख टन रखने की कैपेसिटी थी, जो कि अब बढ़ के 480 लाख टन हो गया। यानी इसका एक मतलब यह है कि यह भी क्या एक खेल है कि अलग अलग जगहों पर क्रिएट कर दिए गए गोडाउंस, और गोडाउंस अपने ही लोगों को दे दिया जाए कि हम आपको पेमेंट देंगे और गोडाउंस बनाइए, तो सरकार का माल और एफसीआई का माल तुरंत वहां पर पहुंचने लगेगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि सरकार का इतना पैसा जो गोडाउंस पे खर्चा हो रहा है, अगर सरकार ने इस दौर में अपने पैसे से और अपनी जमीन से, हर राज्य में उसकी अपनी सरकारें रहती हैं, एक सहमति तो बनी जाएगी गोडाउंस के फूड ग्रेन्स को रखने के लिए, उसके लिए जमीन अलॉट कर किया जाए और एक सहमति बने स्टेट सेंटर के बीच में। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर भी चूंकि इस दौर में चरमराया हुआ है, तो स्टेट जमीन नहीं देता है, सेंटर क्रिएट नहीं कर पाता है। लेकिन जब एक ही पार्टी की कहीं कहीं सरकार है, वहां काम यह होना चाहिए। किसी ने काम नहीं किया इस दौर में। किसी से मतलब है कोई भी सरकार रही हो, मौजूदा वक्त की हो या पहले की सरकार हो, क्योंकि एक सिस्टम काम ऐसा कर रहा था जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर के गोडाउंस हैं उनको पेमेंट हो रहा है हर महीने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उनको पेमेंट हो रहा है, तो उसका एक अपना नेक्सस है, उसका दबाव अपने तरीके से काम करता है। एफसीआई अपने तरीके से काम कर रहा है, उसके सामने संकट है कि जो उसके अपने गोडाउंस की परिस्थिति है वो बड़ी नाजुक स्थिति है। अब 2 दिनों से पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश हो रही है, धूल चल रही है। खुले में रखने की स्थिति में जो एफसीआई के गोडाउंस है उसमें लगभग 27% ओपन गोडाउंस हैं, यानी वो सीधे आसमान के नीचे होते हैं। और कई जगहों पर आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे अनाज यूं ही रखा हुआ है, वह भी गोडाउन के हिस्से में आता है। कुछ जगहों पर आपने देखा होगा प्लास्टिक से ढक दिया जाता है, वह भी गोडाउन की कैटेगरी में ले आया गया है। कितना अनाज भी बर्बाद हुआ। इसका मतलब यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश के भीतर का, उसमें अगर कोई कुछ कह देता है कि हमने इतना इस रूप में काम किया है, तो हमें लगता है कि इसको जांचना परखना तो होगा, क्योंकि कोई दबाव किसी रूप में सरकार पे काम करेगा तभी तो वो सिस्टम को सुधारेगी। और अगर हम ये मान लेंगे कि सरकार ने जो कह दिया वो सब कुछ ठीक ठाक है जी और बहुत अच्छा है और अब हमें बताना है कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को देखने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। और इसी का असर होता है कि जब आप जमीन पर उतरते हैं तो वहां पर चाहे वो मजदूर हो, चाहे ग्रामीण महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे वह दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे किसी भी तबके का, और अब तो ये स्थिति बढ़ती चली जा रही है, इसमें अब प्रोफेशनल्स भी दायरे में आएंगे। और आने वाले वक्त में जो इकोनॉमिक क्राइसिस का स्थिति आ रही है, वह स्थिति इस रूप में चुभ रही है कि दरअसल संकट हर किसी के सामने होगा तो उनके दर्द को भी कौन सुनेगा, क्योंकि यहां तो बातें होंगी कि सब ठीक ठाक है और प्रचार प्रसार होगा सब ठीक ठाक है। तो ये स्थिति अगर निचले स्तर पर हम लोग ठीक नहीं अभी कर पा रहे हैं, तो कल ऊपरी स्तर की स्थिति में क्या क्या स्थिति हो सकती है, ये शायद एक समझने वाली चीज है। आखिर में हमको लगता है पता नहीं किन बातों का जिक्र होना चाहिए। सीआईआई की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने बहुत साफ तौर पे बता दिया कि 39% फैक्ट्रीज जो है कच्चा माल नहीं आ रहा है, कामकाज शुरू नहीं कर पा रहे हैं, ना मजदूर मिल पा रहे हैं। 23% ने कहा, 42% ने कहा सिस्टम ऐसा है जहां पर कर्मचारियों को ही पास नहीं दे पा रहे हैं, कंपनियों को परमिट नहीं मिल पा रहा है। ये सारे संकटों के बीच में लॉकडाउन कल खुलेगा तो क्या स्थिति होगी। और आखिरी बात, लेबनान में कल के दिन लॉकडाउन को तोड़ते हुए बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आ गए। उनका यह कहना था कि इस देश की इकोनॉमी को
इतना गिरा दिया गया है। किन्होंने गिराया है? देश के सत्तारूढ़ संभ्रांतों ने इकोनॉमी धराशायी कर दी है और वहां की मुद्रा डॉलर के मुकाबले नीचे होती चली जा रही है। स्थिति बिगड़ गई है, लोग बाहर निकल, फिर उन्हें वापस भेजा गया, लेकिन स्थिति नाजुक है। यही वो सिस्टम है जिसको ठीक करने की जरूरत है। कौन करेगा, कैसे करेगा, या सिर्फ कह दिया जाएगा हमने इतना का कर दिया, 33 करोड़ लोगों को राहत दे दी, तो क्या मान लिया जाए? नहीं माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।